चित्रकला को अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया। छोटा आकार होने के कारण इन लघु चित्रकारियों का हाथों में लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। कला संरक्षकों के महलों या राज दरबारों की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। इसलिए लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, जैसे मुगल काल में जब आप पेंटिंग पढ़िएगा तो जहांगीर के जमाने में मिनिएचर पेंटिंग अपने बेस्ट फॉर्म में आता है। और पेंटिंग का तो बेताज बादशाह था, पेंटिंग में उसकी अपनी भी गहरी रुचि थी। और उसके बारे में कहा जाता था कि वो रंगों को देखकर या चित्रों के बनाने के स्टाइल को देखकर बता सकता था कि कौन, अगर एक चित्र को 10 आदमी भी बनाएगा तो वह 10 का अलग अलग नाम बता सकता था कि उसमें कौन सा हिस्सा किसने बनाया है। हो सकता है इतना ज़्यादा वो एक्सपर्टाइज हो। लेकिन मुगल काल में लघु चित्रकला शैली एक बहुत ही डिस्टिंक्ट शैली के रूप में डेवलप हुई। और हम लोग का जो पटना कलम पढ़ा जाता है वह भी लघु चित्रकला शैली का ही रूप है, जो मुगलों के दरबार से होते हुए बंगाल गया, बंगाल से बिहार और बनारस के विभिन्न इलाकों में ये अपने को संरक्षण में फिर रखा, तो उसको भी उसी में देखा जाता है। ये जो कला है लघु चित्रों को दीवारों पर लगाने में, या जब जनरली जिस तरह की आपकी लाइकिंग होती थी उस तरह के चित्र बनाए जाते थे और फिर घरों को सजाने में दीवारों पर लगाने में इन लोगों का प्रदर्शन होता था। तो उसी को मुराल पेंटिंग से हम लोग पिछले क्लास में भी जब अजंता एलोरा सांची सब पढ़े थे तो उसमें ये मुराल पेंटिंग्स आया था। Hence these paintings were never intended to put up on the walls. तो इन मिनिएचर पेंटिंग का उस तरह का बात नहीं था। A large section of paintings are appropriately referred to manuscript illustrations as they are pictorial translations of poetic verses from epics and various canonical, literary, bardic or music texts manuscripts with verses handwritten on the topmost portion of the painting in clearly demarcated box-like space. Sometimes one finds the text not in the front but behind the work of art. जैसे यहाँ इस तरह से बना, या आगे भी चित्र देखिएगा और इस तरह से ऐसे इधर इधर चित्र बना, इधर लिख दिया। कभी कभी इस तरह की किताब है, एक किताब में यहाँ लिखा गया और साइड में यहाँ चित्र बना दिया गया। कभी कभी इसके सीधे पीछे में चित्र बना दिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि पांडुलिपि का मतलब है वो हाथ से लिखित अध्ययन सामग्री। तो शुरू में ही हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया कि जिनमें महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विविध साहित्यिक संगीत ग्रंथों पांडुलिपियों का चित्रण किया गया है। चित्रपट में शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों पर लिखा जाता था। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। यानी इन चित्रों का मतलब ही था जो लिखा गया उसी का चित्र बनेगा, है ना। तो जिस घटना को चाहे हम किसी महाकाव्य से लें, किसी काव्य छंद से लें, तो जो लिखेंगे उसी का चित्र बनाएंगे। भेड़ बकरी के बारे में लिख रहे तो भेड़ बकरी के बारे में, बाघ की लड़ाई है तो बाघ की लड़ाई, राक्षस लड़ रहा है तो राक्षस की लड़ाई। तो जिसके बारे में लिखेंगे उसी का चित्र बनाएंगे। Manuscript illustrations were methodically conceived in thematic sets, each set comprising several loose paintings or folios. Each folio of paintings has its corresponding text
inscribed either in the demarcated space on the upper portion of the painting or on its reverse. Accordingly, one would have sets of Ramayana paintings or Bhagavad Puran or Mahabharat or Gita Govind, Ragmala, etc. Each set was wrapped up in a piece of cloth and stored as bundle in the library of the king or patron. ये जो चित्र आप देखिए, यहाँ ये लिखा गया है, किनारे ये होल बनाया हुआ है और होल को सुतरी या जो भी बांधने वाला है उससे बांध दिया गया है। फिर ये लकड़ी से ढककर उसको बांध दिया। देखिए इतना ज्यादा सेट्स है। पहले के जमाने में लिखने का यही तरीका था। और ये किनारे फोलियो बना हुआ है इधर भी। इसमें वाले चित्र नहीं, आगे के समय में देखिएगा। सर्व परिक्रमा सूत्र एक किताब है, कर्मी ऑफ विजय सिम्हा मेवाड़, रिटन बाय कमल चंद्र, 1260 कलेक्शन बाय बोस्टन, है ना। तो इसमें क्या है कि विभिन्न भागों को पांडुलिपि में चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया। प्रत्येक भाग में कई बंधन मुक्त चित्र या पर्ण या पृष्ठ शामिल होते थे। चित्रकला के प्रत्येक पर्ण यानी फोलियो का संबंधित लेख उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया जाता था। तदनुसार किसी के पास रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था, है ना। तो ये जो मेवाड़ के राजा विजय सिंह का श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करनी एक किताब है, जिसको कमल चंद ने लिखा 1260 में, और ये अभी बोस्टन में है ना। तो संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण पृष्ठ फोलियो पेज, इस सब टर्म को जानते रहिएगा। पर्ण पृष्ठ folio page of the set would be colophon page. कोलोफोन को हिंदी में पुष्पिका पृष्ठ कहा गया, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी, इस पेज में किसने उसको पैट्रोनाइज किया है, संरक्षक के नाम की जानकारी, कलाकार या लेखक का नाम, तिथि और संग्रह बनाने का स्थान या कार्य या चित्रण पूरी होने की तिथि, इस तरह का अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता था। यानी जहां ये सारे लिखित मिल जाएंगे तो उस चित्र का समय काल निर्धारण आसानी हो जाता है। जनरली भारत के विभिन्न कलाओं का जो भी प्रमाण मिला है उसमें ये चित्रकला का प्रमाण थोड़ा यूनिक है, क्योंकि जैसे मंदिर बना है या कहीं कुछ इस तरह का चीज बना है, उसमें बनाने वाले का नाम ही नहीं है ना, या कलाकार का बेसिकली उन लोगों में से नाम हमेशा गायब हो जाता था, है ना। कौन सा मंदिर किस राजा के समय बना ये तो अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन उस मंदिर को बनाया किसने, मूर्ति को बनाया किसने। आज मान लीजिए राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित होगा तो पहले ही आ गया कि हाँ किस आदमी ने इस मूर्ति को बनाया, कौन सा सिलेक्ट कैसे हुआ। लेकिन आप पूरे प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में भी जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों के बनाने वाले कलाकारों का नाम कहीं नहीं, राजाओं का नाम है, संरक्षकों का नाम मिल जाएगा, लेकिन कलाकारों का नाम जनरली नहीं मिला। लेकिन इन चीजों में भी कलाकारों का नाम और मिल जाने बड़ा मुश्किल का चीज है, क्योंकि ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट है, तारपत्र है, लकड़ी है और कपड़ा है। ये सभी चीज
आग, पानी और मॉइस्चर से इन सबों को हमेशा खतरा है। तो जहां से बच गया तो बच गया, वही कुछ मिला है, जो नहीं बचा हो गया, है ना। देखिए वही लिखा है इसमें, however due to ravages of time the colophon pages have often gone missing, compelling scholars to attribute missing particulars on the basis of their expertise। जो शुरुआत का पेज है जहां वो सब लिखा रहता है, हम ही लोग जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ते हैं तो ये बात है कितना आदमी उसमें दिए गए सामग्री को पढ़ने के बदले किताबें को पढ़ देता है, तो उसकी किताब का रंग रूप सूरत बिगड़ जाता है। और दो चार आदमी पढ़ लिया तो दो चार को पढ़ना फटना स्वाभाविक हो जाता है ना। आप कोई जानबूझ के भी पढ़ना फाड़ दिए, तो जब दो चार आदमी किताब पढ़ लेता है तो उस किताब का चेहरा बदरंग हो जाता है। तो यहाँ भी शुरुआती चीज ही फट जाएगा, तो जो शुरुआती फटेगा तो जितना जानकारी आप ऊपर में पढ़े वो सब जानकारी गायब हो जाएगी। तब आप केवल, और उस जमाने में आज भी जैसे होता है, जो किताब पुराना हो गया, हम ही लोगों के पास भी जो पुराना किताब है उसको हम पेज फाड़े तो थोड़ा दिन के बाद इधर उधर हुआ तो पता चला कि दो चार वो पेज कहीं गायब हो गया। तो इसी तरह से उस समय तो और भी दिक्कत थी कि किताब तो था नहीं, प्रिंटेड बुक था नहीं, और एक किताब तो मतलब पांडुलिपि तो एक ही होगा। अगर वो डिसलोकेटेड हुआ, फट फुट गया, कहीं कुछ हो गया, तो दो को पन्ना यहाँ मिलेगा, चार को पन्ना वहां मिलेगा, तो आपको केवल कोरिलेट कराने के अलावा कोई उपाय, कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। तो किसी भी तरह की आपदा हुई, जैसे आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होता है। सब शिल्प कृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है, और यह सुबाह्य भी होती थी, जिन्हें प्रायः राजकुमारियों के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। राजाओं और दरबारियों के बीच उपहार और कृतज्ञता के रूप में भी चित्रों और कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े व्यापक और व्यवहारिक तौर पर होता था। यानी राजकुमारी का ब्याह हुआ, वो खानदान बहुत ही धार्मिक है, तो उसको कहा जाएगा कि भाई इसको रामायण का एक किताब दिया जाए, महाभारत का एक किताब लेते जब बचिया घर में पढ़ना। तो उस जमाने में इस तरह की बात हुई, आप किसी से मुलाकात हुई। आज भी जैसे बहुत सारे लोग फिर प्रचलन चल रहा है कि आप किसी को कोई फोटो प्रदान करते हैं, तो आज तो आर्ट इतना कला या टेक्नोलॉजी है कि फोटो आप ले आते। उस जमाने में उस तरह के फोटो को बनवाना बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता था, और इसीलिए बहुत सारे लोग कलाकारों को संरक्षण दे के रखते थे, और जिसका पब्लिक रिलेशंस ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, वह उस तरह के चित्र बनवा कर रखता था, और लोगों से मुलाकात में चित्रों को उपहार के तौर पर देना एक रूटीन अफेयर बनाता था, है ना। तो इस तरह से लोगों को आउट ऑफ ऑब्लिगेशंस, आउट ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन, आपको एक चित्र नहीं देना कि चित्र इनको भेंट किया। पूजा पाठ होता है तो कोई राम जी का चित्र, कोई आप सरस्वती पूजा कीजिएगा तो कोई किसी को ये, तो कोई शिक्षक दिवस बनाएगा तो राधा कृष्ण जी का फोटो। ये एक नॉर्मल अफेयर रहा है भारत में भी, दूसरे जगहों पर भी। तो इसी तरह से चित्र तीर्थयात्रियों, भिक्षु, साहसी खोजकर्ता, व्यापारी और पेशेवर कथावाचक के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाए जाते थे। यानी कोई तीर्थयात्री आया, जैसे आज आप जाते हैं किसी तीर्थ स्थल पर, तो स्वाभाविक है कि आप सोचिए कि वहाँ का कोई निशानी हम लेते जाए। कोई ताजमहल देखने जाएगा तो ताजमहल, और कोई अभी कैसे राम जी की मूर्ति का, राम जी के मंदिर का जो मूर्ति है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, अभी जहाँ जहाँ लोग इसको पॉपुलर बनाने का प्रयास करते हैं, सब जगह उसका एक एक फोटो बांट रहे हैं कि देखिए राम जी का भव्य मंदिर बन गया है। कोई उसका प्रतिमूर्ति बनाकर बांट रहा है, ताकि उस चीज का प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच चला जाए, और तब फिर कोई कहे कि हम मंदिर किसने बनाया, तो आपको पता चले कि यही वाला मंदिर वो बनाए थे, तो आपके मन में मंदिर की एक छवि रहे। ठीक वैसे ही उस जमाने में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की तरह से नहीं थी। तो कोई यात्री अगर पाटलिपुत्र आता है या कोई यात्री आगरा ही गया, कुछ भी हुआ, धार्मिक आदमी है, किसी धर्म स्थल पर गया, तो वहां से वह चित्र लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। कैसे हम लोगों ने मूर्ति कला में जब पढ़ा कि छोटी छोटी मूर्तियां जब बनी तो जो भी धार्मिक आदमी है वह घूम रहा है, घुमक्कर है, तो वह मूर्ति अपने झोला में रख लिया। कहीं पूजा करना है, सुबह में नहाया धोया और उस मूर्ति को वहां पर स्थापित करके प्रणाम किया, पूजा किया और फिर चल दिया। तो उसी तरह से चित्र जब विभिन्न लोगों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो इट इज ऑल्सो a sort of cultural expansion. If somebody is in South India, Western India और Eastern India से कोई गया तो वहाँ के लोग जब चित्र देखेंगे तो कहेंगे कि ओ, इस इलाके में इस भगवान देवता का पूजा हो रहा है। हम लोगों ने एनसीईआरटी किताब में पढ़ा कि किस तरह से विष्णु जी की जब पूजा उड़ीसा में गई तो जगन्नाथ पूजा का कल्ट विष्णु जी के पूजा के कल्ट के साथ मर्ज कर गया और जगन्नाथ जी को विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो जब एक बृहत्तर सभ्यता जो होती है उसका जब आत्मसातीकरण, असेमिलेशन स्थानीय सभ्यता संस्कृतियों के साथ होता है तो आप उनकी विशेषताओं को जब अपने में अपनाते हैं तो उन छोटी संस्कृतियों को भी आपके साथ आइडेंटिफाई होने में आसानी होती है। अब उड़ीसा का वह वर्ग जो शुरू से जगन्नाथ जी की पूजा कर रहा था, उनको जब लगा कि हमारे भगवान तो विष्णु के अवतार हैं, तो चाहे जो भी हुआ हो, he will या they will feel themselves identified with the Brahminical religion. So it was a sort of expansion of the Brahminical thought and their methods of worshipping. बंगाल में भी ऐसा ही हुआ, दूसरे जगहों पर भी। तो ये एक धार्मिक इंटीग्रेशन के द्वारा सामाजिक इंटीग्रेशन का भी एक दौर चला किसी जमाने में, तो ये सब जगह होता। तो इसी तरह से जब कोई आदमी व्यापारी है, कथावाचक है और वह कोई फोटो लेकर कहीं गया तो उस फोटो के बारे में वह कथा बोलेगा, कहानी बोलेगा, तो कैसे एक देवता धीरे धीरे दूसरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाते हैं। तो ये उस जमाने में भी ऐसा हुआ करता था, है ना। Reconstructing the history of paintings is a phenomenal task. There are fewer dated sets compared to undated ones. यानी हमने शुरू में ही कहा कि चित्रकला के इतिहास का पुनर्निर्माण जो है बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम ऐसे चित्र हैं जिन पर डेट लिखा हुआ है और वो भी भारत के लिए एक यूनिक बात है। और बहुत सारी कलाकृतियां, ज्यादा कलाकृतियां हैं जिन पर जो अनडेटेड है, जिसमें कोई डेट ही नहीं लिखा हुआ है। When arranged chronologically, there are vacuous spaces in between, where one can only speculate the kind of paintings activity that could have thrived. To make matters worse, the loose folios are no longer part of their original sets and are dispersed in various museums and private collections, which keeps surfacing time and again, challenging the constituted timeline and compelling scholars to modify and redefine the chronology in history. In this light, undated sets of paintings are ascribed a hypothetical time frame on the basis of style and other circumstantial evidence. अब जैसा हमने कहा कि जो कलाकृतियों में डेट नहीं है, तो और जो हमने कहा कि किसी कारणवश जो पेंटिंग या चित्र जो है स्कैटर्ड हो गया, है ना, किसी का 4 पन्ना यहाँ तो 5 पन्ना वहां चला गया, तो उन कलाकृतियों को क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करने बड़ा मुश्किल होता है। आप कैसे कहेंगे कि ये वाला चित्र पहले का है कि वो वाला चित्र बाद का है। आज ही के समय में अगर किसी किताब में पेज नंबरिंग न हो
और आप ही को मिलाकर दे दिया जाए पेज घोट कर कि भाई जरा पेज नंबरिंग कर लो, तो पूरा दिन बीत जाएगा कि फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन और दूसरे पेज का फर्स्ट लाइन को मैच करवाने में। तो जब आज के समय में इतना मुश्किल हो सकता है, तो वह जमाना तो केवल अंदाजा लगाने का था। हर चीज के बारे में आपको अंदाजा ही लगाना था कि कौन सा पेज कब का हो सकता है। और निश्चित रूप से जो कला के लोग होते हैं उनमें एक सोचने समझने का एक प्रवृत्ति होता है कि किस पीरियड में कौन सा चीज का इस्तेमाल प्रीडोमिनेंट हुआ, किस में कम हुआ। जैसे मान लो उसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जब हम लोग आज कोई किताब लिखता है, अगर हजारों साल बाद किसी को प्रेमचंद का किताब मिला और किसी को नाम है जो बहुत उपन्यास लिखते हैं, अभी बहुत लोकप्रिय नहीं, जिन पर सिनेमा बना, टू स्टेट्स, हाँ हाँ, चेतन भगत। तो चेतन भगत और प्रेमचंद का किताब अगर कोई पढ़ेगा तो इजीली समझ सकता है कि दोनों दो युग को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेमचंद की किताब में इंटरनेट, मोबाइल या इस तरह के आधुनिक चीजों का वर्णन, शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होगा। और प्रेमचंद की किताबों में एक अलग दुनिया है, चेतन भगत की किताब की अलग दुनिया है। तो अगर डेट न भी रहा तो जो भाषाविद हो गए, लिंग्विस्ट होते हैं, वो उसके समय का निर्धारण करने में सफल होंगे कि दोनों अलग अलग समय का। कैसे हम लोग जैसे वेद कहते हैं कि वेद का, ऋग्वेद का जो पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 2 से 7वां मंडल जो है फैमिली बुक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो उनमें इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले का है, कौन सा चैप्टर बाद का है, जहां ना कोई डेट है, ना कोई लेखक है, ना कुछ भी नहीं है ना। यहां भी वही बात होता है कि जब बिखरे हुए और इधर उधर किए हुए पन्ने आपको मिले, चित्र बने हुए, तो उनके बारे में उसके शैली और परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर आप उनके समय का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। तो कला के इतिहास में एक बहुत बड़ा समस्या है कि जब आपको इंटैक्ट कोई सामग्री नहीं मिलती है, और उस जमाने में या उस जमाने का इंटैक्ट सामग्री मिलना भी उतना ही कठिन है, क्योंकि उस समय कागज का इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा था, तारपत्र का इस्तेमाल हो रहा था, कहीं कपड़े का इस्तेमाल हो रहा था। तो इस तरह की चीजों का जो इस्तेमाल होता है ये सभी पेरिसेबल है, और जब भी इसको उस तरह के एलिमेंट से संपर्क होगा, कहीं आग से, कहीं पानी से, कहीं मॉइस्चर से, तो दे विल लूज देयर ओरिजिनलिटी। तो उस तरह की चीज अगर आज बच कर हमें मिल रहे हैं तो यह कोई मामूली बात नहीं है।